नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बुधवार का दिन है और ऐसे में हम अपनी खास पेशकश वुमेन्स वेडनेसडे लेकर आते हैं। तो आज महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग पर हमारा फोकस होगा। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आपको अब ट्रम्प की जीत पर जो है ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में जो हम तेज़ी देख रहे हैं कैसे आगे बढ़ सकती है। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज वुमेन्स वेडनेसडे में एक महिला उद्यमी से जिन्होंने महिलाओं की गायनेकोलॉजिकल नीड्स पर फोकस किया है। तो काफ़ी पावर पैक शो है जहां पर आपके निवेश और आपके आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस होगा। महिलाओं के लिए डेडिकेटेड वुमेन्स वेडनेसडे। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। तो आज विमेंस वेडनेसडे में महिलाओं से जुड़े हुए सवालों के जवाब हम देंगे। हम कराएंगे महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही अगर आप भी एक महिला निवेशक हैं, महिला दर्शक हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। आपको भले ही आप एक सिंगल पेरेंट हो, एक कामकाजी महिला हो या एक गृहिणी हो, निवेश का पहला कदम आपको कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, हम आपको बताएंगे हमारी खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में। और विमेंस वेडनेसडे में ही आज आपको मिलाएंगे एक सशक्त महिला से और इनकी सफलता की कहानी आपके साथ साझा करेंगे। पिंकी प्रॉमिस की सीईओ दिव्या कामिरकर हमारे साथ जुड़ेंगी, जो अपनी कहानी बताएंगी, उनके मेडिकल स्टार्टअप को लेकर क्या तरक्की हुई है, इसके सफ़र पर उनसे बातचीत करेंगे और उनके आर्थिक सफ़र पर भी बातचीत करेंगे हम विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस खास पेशकश में। इसके अलावा यूएस में चुनाव, बिटकॉइन का जोश हाय। जी हाँ, बिटकॉइन में बड़ी तेज़ी की आखिर वजह और इसके पीछे ये कब तक हमें तेज़ी दिखाई देगी, ट्रम्प का बिटकॉइन कनेक्शन, इसका खुलासा करेंगे हम शो में आगे। इतना ही नहीं, अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा शो है जहां पर हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, यानी आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के हर पहलू पर हम आपको हमारे एक्सपर्ट से राय दिलवाते हैं, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9619873567 पर और सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप हमें देखते आए हैं तो ऐसे में अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपके सवाल हम शो में शामिल करते हैं। खास पेशकश महिला निवेशकों के लिए, महिला दर्शकों के लिए विमेंस वेडनेसडे। और अगर आप एक महिला दर्शक हैं और हमसे, हमारे एक्सपर्ट से मार्गदर्शन चाहती हैं अपने आर्थिक सफ़र के लिए, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, हमारे एक्सपर्ट से आपको राय दिलवाएंगे आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए, आपके हर निवेश के पहले कदम के लिए। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और हम लेकर आए हैं विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज़। हर्ष, आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आज आपका कनेक्शन दुरुस्त रहे। पिछले कई बारों से आपका कनेक्शन में हमें दिक्कत आ रही थी। आज उम्मीद करते हैं कि ये बिना किसी डिस्ट्रप्शन के हम चर्चा कर पाएँ आपके साथ। चलिए, और हमारे साथ हमारी महिला दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, ऋतु अरोड़ा। ऋतु, हाय, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हेलो। हाय ऋतु, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओके, ऋतु आप क्या करते हो? मैम, मैं ट्रेडिंग ही करती हूँ, मुझे 1 साल हुआ है ट्रेडिंग करते हुए। और मैं आप ही का शो देखती हूँ, मतलब जो आपका जो अच्छा। एक शो चलता है, मैं उसी में से ही देख के काम हाँ। करती हूँ। मैंने वहीं से ही सब कुछ सीखा है। आप जो थोड़ा बहुत भी मैं इंट्राडे सीख पाई हूँ करती इस हैं? 1 साल में, वहीं से ही सीखा है। हाँ जी, ट्रेडिंग करती हूँ यहाँ से, स्टॉक फुल मार्केट में। टाइम ट्रेडर हैं आप? फुल टाइम ऋतु मतलब आप यही काम है मेरे पास फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो मुझे बताइए कितना कमा लेती हैं आप अगर इंट्राडे करती हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करती हैं, इसमें केवल इंट्राडे करती हैं, क्या करती हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑलराइट। और ऐसे में अगर हम रोज़ की आपकी अर्निंग पूछें तो आप कितना कमा लेती होंगी? मैम रोज का तो कभी लॉस भी हो जाता है क्योंकि मुझे ज्यादा भी आता नहीं है, हाँ। बट पूरे महीने का मैं 50 मतलब सब कुछ कर करा के काटने के बाद भी हाँ। 50,000 हो जाता है, जिसमें से मैं 10,000 में लगाने के लिए निवेश करने के लिए मैं निकाल सकती हूँ। बाकी 40,000 मेरे घर का खर्चा होता है। ओके। अच्छा ऋतु, और काफ़ी कोई मेरे पास फैसिनेटिंग अर्निंग। है। हाँ जी, जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे पास और कोई अर्निंग नहीं है, मतलब कोई साधन नहीं है मेरे पास इसके अलावा। हाँ मैं ढूंढ सकती हूँ साधन, पर अभी नहीं, हम्म। फिलहाल नहीं। हम्म। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग है क्योंकि एक तो महिला जो कि इक्विटी बाज़ार में ट्रेडिंग करती हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करती हैं और महीने के 50,000 रुपये आप कमा लेती हैं और इसके अलावा आपकी कोई अर्निंग का साधन भी नहीं है। मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिक केस है आपका और यूनिक सवाल आपका। और क्या सोचा आपने और कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर आपने कदम बढ़ाया? क्या वजह मैं रही? आपका शो ये 18 और स्वदेश देखती थी। 8 बजे शुरू किया था मैंने, मतलब कुछ अच्छा, 1 साल अच्छा। पहले अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में मैंने शुरू जी, किया था। मैं आप ही लोगों का जी। शो देखा करती थी। वहाँ से धीरे-धीरे मेरी ओके। हिम्मत बढ़ती चली गई। मैंने एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश की तो उससे मेरी हिम्मत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो अब मेरे को लॉस भी होता है तो मुझे पता होता है कि मैं लॉस कवर कर पाऊँगी। और अब ये है कि मैं जब मतलब आप लोगों की मैं जो बात लोग समझाते हो, जो सर हैं डिम्पी जी, इतने अच्छे से मार्केट को समझाते हैं कि मुझे बहुत हुँ, अच्छे से समझ में आता है। ऐसा लगता है कि अगर वही मुझे ट्रेनिंग दें तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगी शायद स्टॉक मार्केट में। तो हुँ, वहीं से हुँ, ही जो हुँ। कुछ भी मैंने सीखा है सिर्फ आप लोगों से सीखा, और कहीं से मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। हुँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हम आपके काम आए हैं और आपने अपने आर्थिक सफ़र की शुरुआत की, अपने निवेश के सफ़र की शुरुआत की है। अब ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू करनी है। आपकी एक बेटी भी है, आपने कहा 16 साल की, आप एक सिंगल पेरेंट भी हैं और ऐसे में जो है रिटायरमेंट, आपकी बेटी की शादी को लेकर आपने अपने लिए कुछ गोल्स रखे हुए हैं और इसी को लेकर आप चाहती हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट प्लान दिया जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि आप कितना निवेश कर पाएंगी फिर हर महीना? कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है? क्या कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा? पर मैं 30,000 में कर सकती हूँ, और अब वो 10 साल बाद वो कितना बनता है वो मुझे भी उसका आइडिया नहीं है इतना। आपका टीवी ऑन है शायद, आप अपनी टीवी की आवाज़ कम करके मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे? है मेरा टीवी बंद है। अच्छा, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है इसकी वजह से। चलिए, 10 साल का समय आपने कहा ऋतु? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और कितना कॉर्पस? 10,000 का मैं महीने का लगा सकती हूँ। ओके। और 10 साल में आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा? मैम इतना कि 20-25 लाख तो हो कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाऊँ, मुझे किसी से कुछ लेना ना पड़े। ऑलराइट। चलिए, तो इसी की प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी पड़ाव होंगे क्योंकि बेटी की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट है। कुल मिला के हर्ष यहाँ पे 10 साल का समय उन्होंने अपने आप को दिया है और ऑप्शन ट्रेडिंग करती हैं, 50,000 कमा लेती हैं। इसके अलावा और कोई इनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनके पास एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो क्योंकि भले ही ये फ़िलहाल सीख रही हैं, मुनाफा भी कमा रही हैं, ऑन एन एवरेज 50,000 पर मंथ कमा भी पा रही हैं, बट फिर भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है इस तरह जो है ट्रेडिंग करना। तो एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी रखना बहुत ज़रूरी है। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए भी आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपके पास और कोई इनकम नहीं है टू फॉल बैक तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्ष, क्या कहेंगे? जी हाँ, कविता। एक चीज़ अच्छी है कि इनकी जो महीने की इनकम है, उनमें से खुद ऋतु जी चाह रही हैं कि एक ₹10,000 जो हम हमेशा कहते हैं कि करीबन 20% आप जो भी कमाते हैं, उतना फ्यूचर के लिए रखें। तो ये एक अच्छी बात है कि ये ₹10,000 जो महीने के हैं, ये इन्वेस्ट करना चाह रही हैं फ्यूचर अपने रिटायरमेंट या बेटी की शादी और पढ़ाई के हिसाब से। तो ऋतु जी आप एक काम करिए कि आपने जो ₹10,000 का एक कॉर्पस एक जो अमाउंट है वो आपने तय किया है कि आप हर महीने अलग रखेंगी। आपको 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है एक्चुअली। एक है कि क्योंकि जिस तरह का आप काम कर रही हैं,
उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको लगातार 50,000 की इनकम हो सकता है कई महीने खराब भी जाएँ जिसमें आपकी नेगेटिव इनकम भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक एज़ अ सिंगल पेरेंट हैं आप और ओनली सोर्स ऑफ इनकम ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रही हैं आप, तो एक आप इमरजेंसी फंड बनाने का भी सोचिए कि भई आपके जो महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, उसका लगभग 3 से 6 महीने तक का जो अमाउंट है, वो आप एक इमरजेंसी फंड के रूप में अलग रखें। तो एक आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, दूसरा आप थोड़े अपने इंश्योरेंसेस पे भी ध्यान दीजिए कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है पर्टिकुलरली वो और लाइफ कवर आपका क्योंकि आपकी बेटी आप पे डिपेंडेंट है आज की तारीख में, तो अगर आपको कुछ हो जाता है, तो परिवार की जो इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी हुई है कि नहीं? और तीसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आप बात कर रही हैं अपने गोल्स के लिए, तो इन 3 चीज़ों का आपको एक अच्छे से एक मिक्स बना के, एक बैलेंस बना के चलना होगा और ये चीज़ पूरी करने के लिए आपके पास ₹10,000 है महीने के लिए। तो मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि पहले एक ऑप्शन कि ये जो ₹10,000 हैं, आप एक फिक्स्ड एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट ना करें। जब भी इन्वेस्ट करें, जैसे आपके महीने की आप महीने में 10,000 बच गए, आप इन्वेस्ट कर दो। आप टारगेट रखिए कि 10,000 करना है। लेकिन अगर आपने एक एसआईपी के रूप में कमिटमेंट ले लिया, तो शायद आपको कभी कोई महीने में दिक्कत आ सकती है। तो एसआईपी रजिस्टर ना कराएँ, लेकिन इसको एसआईपी समझ के हर महीने आप ₹10,000 इन्वेस्ट करेंगी। ये आपने 10 साल के लिए मिनिमम टाइम होराइज़न लिया है, तो आप इक्विटी पोर्टफोलियो ज़रूर बनाइए ताकि आपकी जो कम राशि में थोड़ा ज़्यादा अगर रिटर्न मिलता है, तो आपका कॉर्पस एंड में अच्छा खासा बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा इसके पहले आपको इमरजेंसी फंड पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और सही मायने में आपका अगर हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम ये सब जो हम इंश्योरेंसेस की बात करें वो है कि नहीं? इसको अच्छी तरह इवैल्यूएट करिए और इसका बेस्ट तरीका ये है कि कैसे इस ₹10,000 को आप स्प्लिट करें बिटवीन इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कैसे आप कितना अमाउंट किसमें डालें और किस तरह से इसका पूरा अप्रोच लें, ये बेटर होगा कि आप किसी से फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनली मिल के इसका डिस्कशन करें। मैं आपको अगर ₹10,000 की कोई स्कीम्स बता दूँ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड की प्रोविजनिंग नहीं हुई है, तो शायद वो बहुत बुरा असर हो सकता है शॉर्ट टर्म में अगर कभी मार्केट में आपकी इनकम ना हो तो। तो इसके लिए मेरी सलाह आपके लिए ये है कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिलें, उनसे अच्छी तरह इसका एक मिश्रण बना के अच्छी तरह समझिए किस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है, कितनी देनी है और फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऑलराइट, इनको एक एक्सपर्ट के पास तो जाना होगा और मेरे ख्याल से हमारे पास वो आई हैं और हमने उनको एक्सपर्ट के पास जाने की सलाह दी है। उसके बदले में साथ ही में इनफैक्ट क्या हम उन्हें कोई फंड्स के नाम सजेस्ट कर सकते हैं जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकती है ₹10,000 से? जी, कविता मैं स्कीम के नाम बता दूँ, लेकिन मुझे सिर्फ़ हुँ। जो एक बहुत सीरियस कंसर्न है इस चीज़ का कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर महीने की एक फिक्स्ड इनकम आने वाली है। सो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंड पॉइंट से देखें, ये सिंगल मदर हैं, एफएनओ में ट्रेडिंग करती हैं और इनकी ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो है एफएनओ ट्रेडिंग की जो प्रॉफिट आज की तारीख में हो रही है। तो मैं चाह रहा था कि एम्फेसिस थोड़ा मैं कंटीजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड की तरफ भी दूँ क्योंकि इनकी स्कूल का कॉलेज गोइंग डॉटर है। तो जो खर्चे हैं वो इनसे ही होने हैं। तो कोई कारण से अगर कोई कुछ मार्केट का रुख बदलता है और इनकी प्रॉफिट्स नहीं हो रही हैं, तो महीनों के खर्चे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा रुझान थोड़ा उस तरफ है कि भई मैं इन्हें और अगर मान लीजिए हेल्थ इमरजेंसी कुछ आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया, तो उसमें कितने खर्चे लग सकते हैं उसका कोई अनुमान नहीं है। तो ये दोनों चीज़ एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। मैं समझ रहा हूँ जो आप भी कह रही हैं और जो ऋतु जी भी कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म डॉटर की शादी और एजुकेशन वगैरह की प्लानिंग करनी है। लेकिन अगर हमने प्रेज़ेंट में अगर इन और कंसीडरिंग स्पेशली कि वो जिस तरह का काम कर रही हैं, जो है एफएनओ ट्रेडिंग 1 साल से, यहाँ पे लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एफएनओ की ट्रेडिंग समझने में और फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रॉफ़िट कमाएँ। सो अगर आप मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन माँगे तो ये है कि थोड़ा कंटीजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह पे ध्यान दें और उसके अलावा बचेगा पैसा। ऐसा नहीं है कि आप 5-7 हज़ार रुपया या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक समझ के कैलकुलेटेड कॉल लेंगे तो बेटर है। नहीं तो अगर कोई स्कीम का नाम आप फिर भी चाह रही हैं, तो येस एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड, ये 2 फंड वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। इन दोनों स्कीम्स में ₹10,000 तक पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके मार्केट के हर एक सेगमेंट में इनको एक्सपोज़र मिल जाएगा विद अ लार्ज कैप बायस। ऋतु, क्या आप फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं? कोई और सवाल आपको जी। पूछना है हर्ष से? नहीं मैम, नहीं मैम, थैंक यू सो मच। ऑल और द मुझे बेस्ट। सिखाने के लिए भी थैंक यू सो मच। डिम्पी जी को मेरा थैंक यू ज़रूर बोलिएगा।
बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, रीना देवी जी का सवाल लेते हैं। यूट्यूब के ज़रिए सवाल पूछ रही हैं ये, और इन्होंने बंधन का स्मॉल कैप फंड ले रखा है 6,000 रुपये, और 5 साल के लिए 1 करोड़ के लिए किया है इन्होंने इन्वेस्टमेंट, और क्या ये सही है? बस इतना ही इनका सवाल है। सो देखिए कविता, अगर 6,000 रुपए की एसआईपी कर रही हैं 5 साल के लिए, ये कोई भी सूरत में 1 करोड़ रुपया नहीं बन सकता। चाहे मार्केट कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस का दे दे, आपको 6,000 रुपए महीने का, वो भी आप 5 साल के उपरांत मतलब हर महीने कर रही हैं, ये 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा। जो मैक्सिमम अमाउंट रीना जी आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं, वो करीबन 5-1 लाख रुपया। अगर मैं फिर भी इक्विटी रिटर्न समझूं 12% के हिसाब से, तो आप 5 लाख रुपया 5 साल के अंत में एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि ये आपके हाथ में आएगा। दूसरा पहलू जो मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ और आपका चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, वो ये है कि अगर ये सिर्फ एक ही स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रही हैं और वो एक स्मॉल कैप फंड है, तो वो तरीका भी ठीक नहीं रहेगा। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक मल्टी कैप फंड या तो एक फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों में से एक चूज करें। ये नहीं कि इस 6,000 रुपए को 3-3 हजार करके 2 स्कीम में लगा दें। आप निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप या तो पराग पारे का फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से कोई भी एक स्कीम चूज करके आप उसमें अगर पैसे लगाएंगे तो बेटर है, रादर देन हैविंग ओनली वन स्कीम और वो भी एक स्मॉल कैप। तो ये चेंज मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कंसिडर करिए फ्लेक्सी कैप या तो मल्टी कैप। मल्टी कैप लेंगे तो उसमें आपको ये इतना अश्योरेंस रहेगा कि थोड़ा बहुत स्मॉल कैप भी आ जाएगा। चलिए, रचना का सवाल लेते हैं। ये भी यूट्यूब के ज़रिए सवाल पूछ रही हैं, और 30 साल की हैं, बॉम्बे से हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन्होंने करनी है जैन 2025 से, और म्यूचुअल फंड में ये कर रही हैं। ओके, तो इन्होंने अपने लिए जो फंड्स इकट्ठा जो सोच रखे हैं जिसमें इनको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, टाटा का स्मॉल कैप 10,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 10,000, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 10,000, और 1 CR इनको एक्यूमुलेट करना है 2035 तक, जिसके लिए इन्होंने ये सवाल भी भेजा है। तो अगेन फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना और जानकारी हम इनसे ले लेते कितना निवेश बढ़ा पाएंगी। 10 साल का समय है केवल, और ऐसे में ये फ़िलहाल 30,000 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रही हैं। कितना शॉर्टफॉल होगा अगर 1 साल में इनको, 10 साल में अगर इनको चाहिए 1 CR? तो देखिए कविता, अगर हम ये जो 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है और जो एम्फी की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं, तो 10 साल में इनके पास करीबन 70 लाख रुपए आसपास एक्सपेक्ट कर सकती है। इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो ऑब्वियसली इन्हें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना होगा। तो करीबन अगर 30 की जगह वो 40 या 45 हजार करती हैं इन्वेस्टमेंट, तो 1 करोड़ का लक्ष्य इनका पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, इनकी स्कीम्स पे आते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, तीनों मार्केट के सेगमेंट्स में 10,000 इक्वली इन्वेस्ट कर रही हैं। और स्कीम्स जो है वो भी ठीक है, ऐसे कोई भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें बहुत ऐसा कोई रीजन है कि भाई हमें बदलाव करने की जरूरत है। तो रचना जी, आपने अगर मार्केट के सारे सेगमेंट समझ रहे हैं कि लार्ज रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज जो होते हैं कि भाई लार्ज कैप में कितना रिस्क है, वॉलेटिलिटी है और उसके सामने कितना रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी उसी तरह, तो आप जिस हिसाब से अपना एलोकेशन किया उस हिसाब से कर सकती हैं। तीनों सेगमेंट्स में आपने इक्वली किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप और स्कीम्स भी ठीक है, तो आप शुरुआत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर रचना को थम्स अप सिलेक्शन के लिए, और हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आपको ज़रूर जो है वो बढ़ाना होगा। अर्चना डोबरियाल का सवाल हम लेंगे, और इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है, और SBI ब्लू चिप है इनके पास, जिसमें ये डाल रही हैं 4,000 रुपये। एक्सिस का मिड कैप है 1,000 रुपये, एक्सिस का ब्लू चिप 1,000 रुपये, DSP मिड कैप 1,000, टाटा का डिजिटल इंडिया 1,000, और ओके, ABSL का फोकस्ड फंड है इनके पास 1,000 रुपये, और इनके पास 84,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट करने की भी क्षमता है। बताइएगा हर्ष। सो देखिए कविता, इनके पोर्टफोलियो में ना थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। चाहे तो अपने स्कीम्स को रिड्यूस कर सकती थोड़ी, और जो फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन है वो भी इन्हें करने की जरूरत है। इनकी काफी स्कीम्स ऐसी हैं जो एक ही फंड हाउस की दो अलग स्कीम्स हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि हर एक फंड हाउस की एक शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स होता है कि वो उनके, मान लीजिए टोटल 6,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका मतलब नहीं कि वो सारी 6,000 कंपनी अपनी लिस्ट में रखती हैं, इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में रखती हैं। सो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में 300 साढ़े 300 कंपनियां होती है कि भाई हमें जो टोटल सारी स्कीम से मिला के, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या कुछ भी ले लीजिए, हम करीबन 300 साढ़े 300 कंपनी को वो अंडर वॉच रखती हैं, और वही उनके इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में होता है।
तो अगर आप एक ही फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो लिस्ट है, वो आपका एक्सिस की जो इनका मिड कैप फंड है उसमें भी होगी। उनका हो सकता है कि एक्सिस ब्लू चिप में भी उसकी वही वही कंपनी भी हो सकती है। तो डुप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजमेंट स्किल्स हो गया और ओवरलैप भी रहेगा। तो इनका जो ₹8,000 है, वो इस तरह से वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। एसबीआई ब्लू चिप को रिटेन करें, जिसमें ₹4,000 इन्वेस्ट कर रही है, उतना ही कंटिन्यू करें। मिड एंड स्मॉल ये जो मिड कैप्स है इनके पोर्टफोलियो में, उसकी जगह पे मैं इन्हें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का सजेशन दे रहा हूँ। सो जो बाकी के मिड कैप हैं, वो बंद कर दें अपने पोर्टफोलियो में से। जो डीएसपी और एक्सिस के हैं, उसकी जगह निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ले लें, उसमें ₹3,000 निवेश करें। और टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो इनके पास है, वो क्योंकि एक सेक्टर फंड में करना चाहती हैं, तो कंटिन्यू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ₹1,000 कंटिन्यू करें। इनके हस्बैंड के पास भी 2 एबीएसएल की स्कीम्स हैं। एक का नाम हमें पता है और दूसरे का नाम नहीं पता, बट ये पता है कि वो एबीएसएल में ही इन्वेस्ट कर रही है। तो एबीएसएल की इनके हस्बैंड के लिए वो जो इन्वेस्ट कर रही है, वो एक ही स्कीम रखें। ₹2,000 कर रही है, उन्हें हज़ार रुपए की 2 स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। एबीएसएल का मल्टी कैप फंड ले लें, वो उनके लिए काफी होगा, एक ही स्कीम। जो ₹84,000 वो खुद का लमसम इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, उनके लिए मैंने 3 स्कीम बताई है, एसबीआई ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एंड टाटा डिजिटल फंड। तो एसबीआई ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में ये 60-40 के रेशियो में इन्वेस्ट कर दे। तो 60% जाएगा एसबीआई ब्लू चिप में और 40% जाएगा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में। तो लार्ज कैप में 60%, मिड कैप में 40%। तो इस तरह से इनका लमसम भी इन्वेस्ट हो जाएगा। स्कीम्स भी मैंने कंसोलिडेट कर दी, अलग-अलग फंड हाउस दे दिए मैंने इनको। तो सारी तरीके से इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है, एलोकेशन है, वो पूरा हो जाता है। ऑलराइट, अगला सवाल भी यूट्यूब से ही लेते हैं। हर्ष, श्रुति का सवाल है। इन्हें 20 साल में 20 से 25 करोड़ रुपए चाहिए और इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट फ़िलहाल की डिटेल्स दी हैं, 7,86,000 रुपये है। एनजे फ्लेक्सी कैप 10,000 मंथली, निप्पॉन का मल्टी कैप 20,000 मंथली, कोटक का फ्लेक्सी कैप 20,000 मंथली, ईडलवाइज का स्मॉल कैप 10,000 मंथली। ये है इनके फंड्स और 25 CR 20 साल में। तो देखिए, अगर ₹60,000 महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं, 20 इयर्स में करीबन ₹6 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकती हैं। तो जो 20 और 25 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इनका इन्वेस्टमेंट 4 गुना होना ज़रूरी है। तो श्रुति, ये अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से शुरू तो कर रही है, 60,000 है। 20 साल का टाइम होराइज़न है आपके पास, तो जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप अपनी एसआईपी बढ़ाती रहिएगा। थोड़ी एग्रेसिवली करना होगा, क्योंकि आपका लक्ष्य भी जो है, वो 20-25 करोड़ का है। आपकी जो पोर्टफोलियो है, उसमें वैसे देखा जाए तो कोई रेड फ्लैग्स नहीं है कि आपको कोई ना कोई स्कीम को बंद करना ज़रूरी है। लेकिन एक सजेशन मैं ज़रूर दे सकता हूँ। आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है और एक भी प्योर प्ले मिड कैप फंड नहीं है। तो इसमें आप अगर चाहें तो एक चेंज करिए। एक फ्लेक्सी कैप रखिए, जो कोटक फ्लेक्सी कैप है वो कंटिन्यू करिए। निप्पॉन मल्टी कैप फंड कंटिन्यू करिए। आपको इडलवेस स्मॉल कैप करना है वो करिए। सिर्फ एनजे फ्लेक्सी कैप की जगह पे मैं आपको एक प्योर प्ले मिड कैप फंड देता हूँ। निप्पॉन का इंडिया ग्रोथ फंड एक ऑप्शन है, दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। क्योंकि आपके पास निप्पॉन मल्टी कैप भी है, तो मिड कैप में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर होगा। ये अगर आप फ्लेक्सी कैप से स्विच करके प्योर प्ले मिड कैप लेना चाहते हो, 20 साल का जो आपका होराइजन है, उसमें एक प्योर प्ले मिड कैप फंड होना मेरे हिसाब से फायदेमंद रहेगा। तो आप एनजे फ्लेक्सी कैप की जगह पे आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड या तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इन दोनों में से एक ले लीजिए। क्योंकि निप्पॉन ऑलरेडी है, तो कोटक लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ऑलराइट, चलिए अगली दर्शक रंजीता को भी हम ट्राई कर रहे हैं, अगर इनसे फ़ोन पर बातचीत हो जाए। बहरहाल इनका सवाल हमारे पास है। रांची से हैं ये और मंथली एसआईपी जो है 2,25,000 रुपये है और लमसम एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके, पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक्यूमुलेट करना है 1 CR, 3 साल में बच्चे की पढ़ाई लिखाई, रिटायरमेंट कॉर्पस है 25 CR का 12 साल में। 4.5 करोड़ की इनकी वैल्यू है पोर्टफोलियो की और किसी भी तरह की चेंजेस हो वो आप बताइएगा। और इन्होंने पराग पारे का फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचएसबीसी मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, एमओएसएल लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। फोन लाइन पर आ जाए तो इनसे और बातचीत होगी, बट बताइएगा हर्ष,
इन्वेस्टमेंट्स इनकी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखी है, लेकिन कोई बदलाव जो आपके मुताबिक करने चाहिए? ये देखिए कविता, ये महीने का 2,25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये यू नो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी डुप्लीकेशन हो सकता है और ओवरलैपिंग हो सकती है। इन्होंने 10 स्कीम्स में टोटल अपना पैसा डिवाइड करके रखा है और कई जगह वो लमसम कर रही हैं, कई जगह एसआईपी के रूप में कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत स्मार्टली किया कि अलग-अलग कैटेगरीज़ में इन्होंने कोशिश करके अलग-अलग फंड हाउसेज़ लिए हैं और सारे जो फंड हाउसेज़ और सारी जो स्कीम्स चूज़ की हैं, वो अच्छी हैं। तो उस लिहाज में कोई बदलाव फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगेन एक ऑब्जर्वेशन, स्मॉल कैप में इनके पास 3 स्कीम्स हैं जिसमें वो 72,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 है, एचएस निप्पॉन इंडिया में 47,000 है, क्वांट में 20,000 है। तो इसकी जगह ये 3 फंड हाउस रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से आप फंड डिफरेंट फंड मैनेजर्स आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने मिड कैप में जो है वो 3 स्कीम में 72,000 जो इन्वेस्ट कर रही है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें रादर देन कि एसबीआई में 5,000 किसी में 47,000। ये तीनों स्कीम्स में अगर 24,000 रुपए इन्वेस्ट करती हैं तो जो एलोकेशन है वो ज्यादा अच्छी तरह स्प्रेड हो जाएगा। बाकी और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा रंजिता कि भाई आगे जाते वक्त अगर आप अपनी एसआईपी बढ़ा भी रही हैं तो और स्कीम्स मत जोड़िएगा। एक्जिस्टिंग स्कीम्स में ये पोटेंशियल है कि आप इसमें ही अमाउंट बढ़ा लें तो आपके लिए बेटर होगा। 10 स्कीम बहुत ज्यादा होती है और उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अगर आप 5 लाख की भी एसआईपी महीने की कर रही है तो 10 स्कीम्स बहुत होती हैं उसके लिए। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ फ़िलहाल आज इतने ही सवाल हम शामिल कर पा रहे हैं और आज अच्छी बात ये रही शो में कि हमारे पास यूट्यूब से बहुत विमेन इन्वेस्टर्स ने अपने सवाल, विमेन व्यूअर्स ने अपने सवाल हमें भेजे हैं। हर किसी के साथ आपका भी धन्यवाद करते हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए आपने और विमेंस वेडनेसडे हमारे इस ख़ास शो को आपने और ख़ास बनाया। धन्यवाद आपका। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन विमेंस वेडनेसडे में जैसे कि हमारी पेशकश में अब तक हमने सवालों के जवाब दिए हैं विमेन इन्वेस्टर्स के, महिला दर्शकों के। अगर आप भी एक ऐसी निवेशक हैं जो कि हमसे, हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहती हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकती हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया पर हमें देखती आई हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार महिला उद्यमी से आपकी मुलाकात कराते हैं।